कभी सोचा है कि छोटे छोटे अदृश्य जीवाणुओं से कैसे बनती है जीवन बचाने वाली दवाइयाँ, या फिर ऐसी फसलें कैसे उगती हैं जिन पर कीड़ों का कोई असर ही ना हो? ये कोई साइंस फिक्शन मूवी की कहानी नहीं है, ये है हकीकत बायोटेक्नोलॉजी की। आज हम इसी कमाल के विज्ञान को समझने वाले हैं, और हाँ, इस पूरे चैप्टर का करेंगे एक जबरदस्त रिवीजन। तो आज हम इस पूरे टॉपिक को 5 हिस्सों में कवर करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक्स को समझेंगे, फिर उन खास टूल्स के बारे में जानेंगे जिनसे डीएनए को काटा जोड़ा जाता है। उसके बाद देखेंगे कि ये जीन एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचते हैं, फिर पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, और आखिर में एक क्विक समरी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर ये बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी है क्या, और समय के साथ इसमें क्या क्या बदलाव आए हैं? चलिए देखते हैं। देखिए, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसे हम EFB कहते हैं, उसने इसकी एक बहुत ही कह सकते हैं कंप्लीट डेफिनेशन दी है। अगर एकदम आसान भाषा में समझे तो ये बस इतना है कि हम नेचर की चीज़ों को, जैसे कि जीवों, उनकी कोशिकाओं या फिर डीएनए को इस्तेमाल करके इंसानों के काम आने वाले प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाते हैं, चाहे वो दवाइयाँ हों या बेहतर फसलें। और हाँ, इस डेफिनेशन में पुराने और नए दोनों तरह के तरीके शामिल हैं। अच्छा, जो हम सदियों से करते आ रहे हैं, जैसे दही जमाना, पनीर बनाना या शराब बनाना, इसमें भी तो हम सूक्ष्म जीवों का ही इस्तेमाल करते हैं, है ना? तो ये हो गई पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन आज की जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, वो तो एकदम रेवोल्यूशनरी है। मतलब सोच कर देखिए, कहाँ दही पनीर और कहाँ जीन थेरेपी और जीवन बचाने वाली वैक्सीन। ये दिखाता है कि साइंस कितना आगे निकल चुका है। अब जो ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है ना, ये 2 मेन पिलर्स पर टिकी है। पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि यह है रेसिपी में बदलाव करना, मतलब डीएनए या आरएनए को ही बदल देना। और दूसरा है केमिकल इंजीनियरिंग, यानी एक साफ सुथरा, एकदम परफेक्ट माहौल बनाना, ताकि सिर्फ हमारे काम के माइक्रोब्स ही उस नई रेसिपी से हमारा प्रोडक्ट बना सके, कोई और नहीं। ठीक है, ये सब सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर सवाल ये है कि डीएनए जो इतना छोटा होता है कि दिखता भी नहीं, उसके साथ हम काम करते कैसे हैं? मतलब हमारे पास इसके लिए टूल्स क्या हैं? चलिए अब इन्हीं ज़रूरी टूल्स के बारे में जानते हैं। इस पूरी टेक्नोलॉजी का जो सबसे ज़रूरी टूल है ना, वो है मॉलिक्यूलर सिजर्स यानी आणविक कैंची। और ये कोई मामूली कैंची नहीं है। समझ लीजिए, ये वो मास्टर की है जिसने जेनेटिक कोड के सारे ताले खोल दिए हैं। तो इन मॉलिक्यूलर सिजर्स का साइंटिफिक नाम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, और इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनकी प्रिसिजन, मतलब एकदम सटीक निशाना। ये डीएनए को कहीं से भी रैंडमली नहीं काटते, बल्कि एक खास जगह से काटते हैं, जिसे हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ये बिल्कुल मलयालम शब्द जैसा है, जिसे आप आगे से पढ़ें या पीछे से, वो एक जैसा ही रहता है। डीएनए में भी GATTC एक ऐसा ही सीक्वेंस है। और हाँ, इन एंजाइम्स का नाम रखने का भी एक खास तरीका है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए EcoRI का नाम डिकोड करते हैं। इसमें E आया है जीनस इकोलाई से, को आया है स्पीशीज कोली से, R है उसके स्ट्रेन का नाम, और आखिर में जो रोमन नंबर I है वो बताता है कि इस बैक्टीरिया से खोजा जाने वाला ये पहला एंजाइम था। सिंपल है ना? ठीक है, तो कैंची से हमने डीएनए को काट तो लिया। अब हमारे पास डीएनए के छोटे बड़े अलग अलग साइज के कई टुकड़े हैं। अब अगला चैलेंज ये है कि इनको साइज के हिसाब से अलग अलग कैसे करें? इसका जवाब है एक टेक्निक जिसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसका प्रिंसिपल बड़ा सिंपल है। देखिए, डीएनए पर होता है नेगेटिव चार्ज, तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो वो पॉजिटिव एंड की तरफ भागेगा। अब इसमें जो एगरोस जेल होता है वो एक छलनी की तरह काम करता है। तो होता ही है कि जो छोटे टुकड़े होते हैं वो तेजी से आगे निकल जाते हैं और बड़े वाले पीछे रह जाते हैं। ये एक तरह की रेस है। और आखिर में जब हम इसे एक खास डाई से रंग के यूवी लाइट में देखते हैं तो हमें नारंगी रंग की चमकती हुई पट्टियां दिखती हैं। यही हमारा डीएनए है। तो एक बार जब हमें जेल में अपनी पसंद की डीएनए की पट्टी दिख जाती है, मतलब सही साइज वाली, तो हम बस उस जेल के टुकड़े को काट कर बाहर निकालते हैं और उससे डीएनए को अलग कर लेते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं इल्यूशन या क्षालन। और बस अब हमारे पास हमारा काम का डीएनए फ्रैगमेंट एकदम शुद्ध रूप में मौजूद है आगे के एक्सपेरिमेंट्स के लिए। चलिए, अब हमारे पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट तो आ गया, लेकिन अगला सवाल ये है कि इसे टारगेट सेल तक पहुंचाएंगे कैसे?
इसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक डिलीवरी व्हीकल, जिसे हम वेक्टर या संवाहक कहते हैं, और एक होस्ट सेल, जो हमारी फैक्ट्री की तरह काम करेगा, जहां हमारा जीन अपना प्रोडक्ट बनाएगा। तो एक अच्छे क्लोनिंग वेक्टर में 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ है ओरी, यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये वो जगह है जहां से डीएनए अपनी कॉपी बनाना शुरू करता है। दूसरी चीज़ है सिलेक्टेबल मार्कर। ये हमें उन सेल्स को पहचानने में मदद करता है जिनमें हमारा जीन सफलतापूर्वक पहुंच गया है। और तीसरी चीज़ है क्लोनिंग साइट, यानी वो खास जगह जहां हम अपने बाहरी जीन को लाकर जोड़ते हैं। अब लाखों करोड़ों सेल्स में से सही सेल को पहचाने कैसे? इसके लिए एक तरीका है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इसमें होता क्या है, मान लीजिए वेक्टर में 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हैं, एक एम्पिसिलिन के लिए और एक टेट्रासाइक्लिन के लिए। हम अपना जीन टेट्रासाइक्लिन वाले जीन के ठीक बीच में डाल देते हैं। इससे क्या होता है, वो टेट्रासाइक्लिन वाला जीन काम करना बंद कर देता है, मतलब इनएक्टिवेट हो जाता है। तो अब जो हमारे काम का रिकॉम्बिनेंट सेल होगा वो एम्पिसिलिन पर तो जिंदा रहेगा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन वाली प्लेट पर ग्रो नहीं कर पाएगा। बस इसी से हम उसे पहचान लेते हैं। अब पिछले वाला तरीका थोड़ा लंबा है, तो इसका एक और आसान और कह सकते हैं रंगीन ऑल्टरनेटिव भी है। इसे कहते हैं ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग। यहाँ लॉजिक सिंपल है। अगर हमारा बाहरी जीन वेक्टर में सही जगह जुड़ जाता है तो बैक्टीरिया की कॉलोनी सफेद रंग की बनती है, और अगर वो नहीं जुड़ता तो कॉलोनी नीले रंग की बनती है। तो हमें बस सफेद वाली कॉलोनियों को चुनना होता है। कितना आसान और विजुअल है ना? लेकिन एक बात है, डीएनए बेचारा खुद से सेल के अंदर नहीं जा सकता। वो थोड़ा शर्मीला है, तो हमें सेल को थोड़ा तैयार करना पड़ता है, उसे कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है। इसके लिए सबसे कॉमन तरीका है हीट शॉक मेथड। इसमें हम पहले सेल को कैल्शियम से ट्रीट करते हैं, फिर उसे बर्स पर रखते हैं, फिर अचानक से 42 डिग्री सेल्सियस का एक गर्म झटका देते हैं और फौरन वापस बर्फ पर रख देते हैं। ये छोटा सा शॉक ट्रीटमेंट सेल की दीवार में अस्थायी छेद बना देता है और हमारा डीएनए अंदर चला जाता है। इसके अलावा पौधों के लिए जीन गन और जंतुओं के लिए माइक्रो इंजेक्शन जैसे तरीके भी हैं। तो ठीक है, अब तक हमने सारे जरूरी टूल्स और टेक्निक्स के बारे में एक एक करके जान लिया है। अब वक्त है इन सब को एक साथ मिलाकर पूरी पिक्चर देखने का। तो चलिए देखते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की असल प्रक्रिया क्या है। ये पूरी प्रोसेस कुछ स्टेप्स में होती है। स्टेप 1, डीएनए को सेल से बाहर निकालकर शुद्ध करना। स्टेप 2, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए को काटना। स्टेप 3, अपने काम के जीन की बहुत सारी कॉपियां बनाना। स्टेप 4, इस जीन को वेक्टर में जोड़ना। स्टेप 5, इसे होस्ट सेल में ट्रांसफर करना। और आखिर में स्टेप 6, होस्ट सेल से अपने काम का प्रोडक्ट हासिल करना। अच्छा, मान लीजिए हमारे पास हमारे जीन की सिर्फ 1 या 2 कॉपी ही हैं, तो क्या करें? यहीं पर काम आती है एक कमाल की मशीन, पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसे आप जीन की फोटोकॉपी मशीन समझ सकते हैं। इसके बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, डीनेचुरेशन, जिसमें हम हाई टेम्परेचर पर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करते हैं। दूसरा, एनिलिंग, जिसमें प्राइमर्स आकर जुड़ते हैं। और तीसरा, एक्सटेंशन, जहां टैग पॉलीमरेज नाम का एंजाइम धनाधन नई कॉपियां बनाता जाता है और कुछ ही घंटों में एक जीन की अरबों कॉपियां तैयार हो जाती हैं। तो चलिए, लैब का काम तो लगभग हो गया। अब हम अपनी आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ हम देखेंगे कि जो प्रोडक्ट बना है उसे बड़े स्केल पर कैसे बनाते हैं और बाजार तक कैसे पहुंचाते हैं। और साथ ही पूरे चैप्टर का एक क्विक रिकैप भी करेंगे। आइए क्विक रिवीजन करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो है डीएनए को काटने वाली कैंची। डीएनए लाइगेज वो है डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने वाला गोंद। टैग पॉलीमरेज हमारी जीन जेरोक्स मशीन। और बायोरिएक्टर वो है हमारा बड़ा सा कारखाना जहां बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होता है। ये टेबल आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। प्रोडक्ट के बायोरिएक्टर में बन जाने से ही कहानी खत्म नहीं होती। इसके बाद एक बहुत ज़रूरी स्टेप आता है जिसे कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी चीज़ को पैक करके मार्केट में भेजने से पहले उसकी फिनिशिंग और क्वालिटी चेक करना। इसमें प्रोडक्ट को अलग करना, उसे प्यूरिफाई करना और उसमें प्रिजर्वेटिव्स डालकर उसे फाइनल टच देना शामिल है ताकि वो बाजार के लिए तैयार हो सके। तो आज हमने बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस को काफ़ी डिटेल में समझा। लेकिन याद रखिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। इस टेक्नोलॉजी में इतनी संभावनाएं हैं जिसकी कोई सीमा नहीं।
असली सवाल तो ये है कि हम सब मिलकर आने वाले समय में इस जबरदस्त शक्ति का इस्तेमाल इंसानियत की भलाई के लिए और कैसे कर सकते हैं।